अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे बिलाखिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से बाकायदा ऑफिशियल रजिस्ट्रार की तरफ से ऑफिशियली ये इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनको जो अलविदाई रेफरेंस होता है और उसके साथ साथ जो फेयरवेल डिनर होता है उसके लिए तमाम जो लोग जिनको इनवाइट किया जाता है वो इनविटेशन भेज दिया गया है। इस पे तफसीलन बात करेंगे और दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है उसका चीफ जस्टिस कौन होगा। काजी फ़ायज़ ईसा का तो बाकायदा तौर के ऊपर रिटायरमेंट के लिए ये एक कार्रवाई जो होती है ऑफिशियली वो शुरू हो गई है, लेकिन आईनी अदालत के लिए कौन चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ साथ ये भी कि बाकी जजेस कौन होंगे, इस पे तफसीलन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद में सियासी तौर के ऊपर काफ़ी हलचल है इस टाइम। मुख्तलिफ पार्टी लीडरान से बात हुई, वो सब ये बता रहे हैं कि उनको इस्लामाबाद छोड़ने से रोक दिया गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान की तरफ से ये बाकायदा अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी सूरत इस्लामाबाद को नहीं छोड़ना। क्या आइनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले ही कोई मुनक्किद करने के जो टेबल करने और उसकी मंजूरी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है या शंघाई ताउन तंजीम के बाद करेंगे, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। और एंड पे आपको साथ ये भी बताऊंगा कि जो पहली आइनी तरमीम थी वो नाकाम क्यों हुई थी और जो जनरल नदीम अंजुम थे साबिक DGISI वो क्या चाहते थे, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से कि वो बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे की मुद्दत 25 को जो उनकी मुकम्मल हो रही है उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं। और इस हवाले से आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनको बाकायदा इनविटेशन भेजा गया और साथ ये कहा गया कि आप जो एक जो रिवायत होती है कि जो जाने वाला चीफ जस्टिस हो या रिटायरमेंट जो पाने वाले जजेस होते हैं उनके एजाज़ में जो फेयरवेल वो दी जाती है, तो उसमें बाकायदा तौर के ऊपर जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसके सदर भी खिताब करते हैं। बाकी जजेस भी उस जो रिटायर होने वाले जज हों या चीफ जस्टिस हों उनके बारे में कोई मुस्बत अंदाज में कलमात और जो फेयरवेल एक स्पीच होती है वो देते हैं। तो ये काजी फ़ायज़ ईसा के जो फेयरवेल है या रिटायरमेंट के हवाले से ये पूरी तकरीबात के लिए बाकायदा कम्युनिकेट किया जा रहा है तमाम लोगों को जो मुतल्लिका लोग हैं। इस पे जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे देखने वाले हैं वीलॉग को रेगुलरली वो उनको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो मेरे जो तासुरात हैं और जो मेरी मालूमात के ऊपर बाज़ औक़ात जो उनकी ओवरऑल जो कंडक्ट है बतौर जज के जो मैंने मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन या अपनी असेसमेंट या तज्ज़िया वो दिया है, उससे मैंने आपको ये पहले बताया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कोई इस हवाले से वो नहीं करेंगे जो एक्सटेंशन का जो नाम दिया जा रहा है या जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ा के 65 से 68 ईयर वाली वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इस हवाले से जो बाकायदा तौर के ऊपर आपने जो लॉ मिनिस्टर थे आज़म नज़ीर तारर उन्होंने भी बताया था कि जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी 3 मई को, तो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा था कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक इस तरह की कोई वो नहीं लेना चाहते, फेवर लेना नहीं चाहते, चाहे वो एक्सटेंशन की सूरत में ही क्यों ना हो। तो ये सारा अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वो देखा जाए कंडक्ट, और फिर उसके साथ साथ जो हमारी अपनी बरादरी जो सहाफ़ी है उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़, दिन रात लगातार सुबह शाम इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कि ये उनका कोई भी फ़ैसला होता तो उसको उसी तनाजुर में हमेशा लिया जाता और पोर्ट्रे करके या रिपोर्ट किया जाता था कि ये सारा कुछ कर ही इसलिए रहे हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम करके उनका जो एक्सटेंशन दे सके। तो हमने देखा है कि ये जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, अगर ये किसी फ़ौजी जर्नेल के ख़िलाफ़ कोई ख़बर गलत झूठी और प्रोपेगेंडा पर मबनी करते हैं तो वो फ़ौरी तौर के ऊपर उसी दिन ही फिर उनको तरदीद चलानी पड़ती है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये हम जो जुडिशरी है या जजेस हैं उनके हवाले से ये दिन रात प्रोपेगेंडा किया जाता है और गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसके बावजूद भी तरदीद तो दूर की बात है कि वो रिपोर्टिंग उसको जो एक प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग है वो उसको तर्क नहीं किया जाता। अभी तक भी ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो चुके हैं
ये लोगों को इनविटेशन भेजे जा चुके हैं उनकी फेयरवेल के हवाले से। उसके बावजूद भी ये जो प्रोपेगेंडा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ वो जारी और सारी है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो जो एक बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज़म के उनको एटलीस्ट फ़ॉलो कर लेना चाहिए था कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कोई ख़बर चाहे वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी ही क्यों ना हो वो भी करते हैं तो उसके लिए जो सहाफ़त का एक बुनियादी असूल है तो आप जो मुतल्लिका फ़रीक है जिसके ख़िलाफ़ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे पूरा मौक़िफ़ लेते हैं और उनको अपना जो सफाई है उसके लिए बाकायदा पूरा आपको एक मौका देना पड़ता है। अदरवाइज़ आप जो है वो जो डेफेमेशन है या लाइबल लॉस हैं उनके उसमें आ सकते हैं, ज़ुमरे में आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में वो जो हद तक की इज़्ज़त के कवानीन हैं उनके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं होता। और जुडिशरी के हवाले से तो वैसे ही कि जजेस के ख़िलाफ़ आप कैंपेन करें अनलेस कोई जजेस ऐसे ना हो जो तौहीन अदालत के नोटिस के ज़रिए आपको बुला लें। अदरवाइज़ जो जजेस ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वो रिस्ट्रेन करें और काजी फायज़ ईसा ने बड़े लंबे अरसे तक ये 6 माह तक रिस्ट्रेंट ही किया है जितना भी उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है। ताहम बहरहाल ये जो चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक जो दौर था ये आने वाले दिनों में और तारीख़ में याद रखा जाएगा कि उन्होंने हमेशा जो इदारों के अपने जो हदूद हैं उनसे हमेशा यही कोशिश की कि वो तजावुज़ ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जो लिमिट है वो उसके अंदर रहे। पार्लियामेंट का जो एक एहतराम है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का अख्तियार है वो उन्होंने हमेशा उसको फ़ौक़ियत दी है। जो पार्लियामेंट की तरफ से लेजिस्लेशन जितनी भी की गई चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो या इस तरह की कोई भी लेजिस्लेशन उसकी हमेशा से उन्होंने इज़्ज़त की है। और आपने देखा कि जो पार्लियामेंट की तरफ से उनको इनवाइट किया गया था बाकी जजेस को भी किया गया था, कोई नहीं गया ये गए। तो ये एक अच्छी लेगेसी के साथ गो के इनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा एक सियासी जमात और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से वो किया गया। लेकिन जब तारीख़ में ये तारीख़ जो है हमेशा से इंडिपेंडेंट तरीके से किसी भी जो जज हों या कोई भी उनका जायज़ा जब लेते हैं तो वो फिर इंडिपेंडेंटली जब इनका जायज़ा लिया जाएगा तो इनका नाम सुनहरे हरूफ में वो किया जाएगा। बहरहाल ये तो काजी फायज़ ईसा के हवाले से बात हो गई। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो आइनी तरमीम के हवाले से उसमें जो सबसे मेजर एक कंपोनेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है कि क्या हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रही है उसमें चीफ़ जस्टिस पहला कौन होगा, बाकी जजेस कौन होंगे। तो इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि हुकूमत की तरफ से अब भी यही मंसूबा है कि जो आइनी अदालत का पहला चीफ़ जस्टिस होगा वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ही होंगे। और इस हवाले से जो आइनी जो तरमीम है उसकी मंजूरी की अगर बात की जाए तो जो ये चल रहा है हलचल मच रही है उससे एक कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उनको कहा गया कि इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद शंघाई ताउन तंजीम से पहले ही इसकी जो आइनी तरमीम के हवाले से वो मंजूरी ले ली जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये शंघाई ताउन तंजीम के बाद भी 20 तारीख तक भी अगर ये कोई आइनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो जो पहला चीफ़ जस्टिस होगा वो 25 से पहले ही नामज़द हो जाएगा। और उसमें जो आइनी तरमीम है बुनियादी तौर के ऊपर उसमें जो मेन चीज़ है कि अगर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों जो आइनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से हो, किसी कानून को चैलेंज करने के हवाले से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये जो आइनी तरमीम है उसमें ही लिख दिया जाएगा कि ये उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं होगा। तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं होगी। ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कोई चैलेंज कर देंगे और जो जजेस हैं इस जो आइनी तरमीम है उसको उड़ा सकते हैं। तो ये जो आइन साजी की जाती है तो ये हर पहलू के ऊपर सोचा जाता है कि अगर इसको चैलेंज किया जाएगा किन बुनियादों के ऊपर किया जाएगा, तो वो इस तरह के जो तमाम जो पहलू होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, पहले ही उनका जो हल तलाश किया जाता है। इसी तरह जो चैलेंज करने के हवाले से भी होगा तो वो उसका यही होगा कि जुरिस्डिक्शन इसकी नहीं होगी, ना जो मौजूदा हाई कोर्ट्स हैं उनकी और ना ही सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस सुनने के हवाले से जब ये जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो मेरी इतलात हैं कि ये 25 तक जो है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और जो जजेस की नामजदगी है वो सारा वो हो जाएगा। आज जो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ड्राफ्ट वो शेयर किया गया है, 2 पेजेस का ड्राफ्ट है, उसमें उन्होंने पूरा तरीक़ाकार लिखा है
जो जजेस के हवाले से जो नॉमिनेशन है या जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जिस तरह आर्टिकल 175A में था पूरा जो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा और हाई कोर्ट्स के हवाले से कि जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए जुडिशल कमीशन होगा। इसी तरह जो जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है तो उसके लिए जुडिशल काउंसिल होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगा। तो इसी तरह इन्होंने जो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज़ किया गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। तो उनकी जो तैनाती के लिए भी जो पीपल्स पार्टी का ये जो ड्राफ्ट जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक वही जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा। इसी तरह उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा वो सरबराह होंगे उस जो कमीशन के। बाकी 2 जजेस सीनियर मोस्ट होंगे, उसके साथ साथ जो एक रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसी तरह लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, जो साथ साथ जो बार के नुमाइंदे, ये सारा वो प्रोसेस वही है जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशल कमीशन का होता है। सिर्फ नाम उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो रख दिया गया है। इसी तरह उनको हटाने के लिए भी सारा तरीकाकार ये सारा 175B में जो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तैनाती का मामला है वो भी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से टोटली हट के से मतलब कि उसकी कोई इंटरफेरेंस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी। उनको हटाने के लिए भी तो ये सारा तरीकाकार पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज किया गया है। तो मेरी अब इतला यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना और जजेस की तैनाती का जो मामला है, ताकि ये 25 को जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रिटायर हों उसके बाद ये अगर कोई डर वो किया जा रहा है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस इसको टेकअप करके इस मामले को जो गैर आइनी करार दे सकते हैं, तो उसके सलूशन के लिए ये 25 से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और जो जजेस की तैनाती है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। और ये सारा कुछ ताकि जो चैलेंज करने के हवाले से है ये मामला ना हो सके। जहाँ तक जजेस के मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का अगला जो हफ्ता है वो सारा जो रोस्टर जारी हुआ है उसके मुताबिक जो ज़्यादातर जजेस हैं कुछ कराची भेज दिए गए हैं, कुछ पेशावर रजिस्ट्री, और ये इस तरह जो जजेस हैं इस टाइम वो जो इस्लामाबाद है जो मेन प्रिंसिपल सीट है यहाँ पे नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए वो जो एक अगर कोई ये इस तरह का खौफ या ख़तरा कि कोई अगर ये समात कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मंजूर हो जाती है और पिटीशन करके कोई मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चैलेंज कर दिया जाएगा, तो एक तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला जो मैंने आपको बता दिया है कि वो जो आइनी तरमीम है उसमें ही एड्रेस कर लिया जाएगा। और दूसरा यही कि अभी जो मौजूदा जजेस हैं वो वैसे ही डिस्पर्स्ड हैं, तो ये सुनने के हवाले से भी वो नहीं है। तो 25 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी और जजेस की तैनाती का जो मामला है वो भी जो मेरी इतलात हैं कि वो मुकम्मल हो जाएगा। इस पे अब सवाल ये है कि जो चीफ जस्टिस कौन होंगे जो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, क्योंकि ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा है इनकी तो रिटायरमेंट के हवाले से बाकायदा अब ऐलान हो गया है। जो मेरी इतलात हैं और फिर उसको अगर मैं इतलात को अपनी को जो डॉट्स मिलाऊं, जो 2 दिन पहले जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बयान दिया, मैं समझता हूँ उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया वो कहते हैं कि आइनी तरमीम करके अगर चीफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा नहीं लगते तो इसका मतलब है हुकूमत ने फिर वही जो वो गुनाह बेलज़्ज़त किया है। यानी उसका मतलब यही है कि हम आइनी तरमीम भी करें और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाएं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ना हो तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का जो बेमकसद हो जाएगी। तो उससे मुझे यही लग रहा है और मेरी कुछ इतलात भी हैं कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा 25 को उनका जब ये टेन्योर कंप्लीट होगा तो 26 अक्टूबर को वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर हलफ ले सकते हैं। तो इसके जो उनकी जो नोटिफिकेशन और जो तैनाती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो चीफ जस्टिस होगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ताहम जो बाकी जो जजेस होंगे उनके लिए जुडिशल कमीशन वाला जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। और चीफ जस्टिस के लिए भी ये सिर्फ 1 टाइम के लिए जो आइनी तरमीम में एक वो पेश किया गया था कि ये एक दफ़ा हुकूमत करेगी, उसके बाद पूरा जो इनका तरीक़ाकार वही होगा जो मौजूदा जुडिशल कमीशन का होता है। तो उससे अब ये एक चीज़ें कुछ जो वाज़े हो रही हैं और कुछ जो ज़राए बता रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
कोर्ट के वो सरबराह के तौर के ऊपर, पहले सरबराह के तौर के ऊपर उनको हुकूमत अपॉइंट कर देगी। और इस तरह ये जो इनको चैलेंज करने वाला मामला है वो भी हुकूमत, जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि हुकूमत को इस हवाले से भी कोई डर नहीं है, क्योंकि आइनी तरमीम में इस चीज़ को पहले ही एड्रेस कर लिया जाएगा। जो मामला जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी आइन कानून के हवाले से होगा, वो सारा डायरेक्टली आएगा ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं आएगा। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है ये अब कुछ जो इत्तलात यही मिल रही हैं कि काजी फायद इसा गो के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके सरबराह होंगे। बहरहाल इस पर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये इस्लामाबाद में आजकल काफ़ी हलचल है, और मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, कुछ सेनेट के अरकान से, कुछ कौमी असम्बली के अरकान से, सबसे बात हुई तो उनको यही बताया गया अपने जो पॉलिटिकल सरबराहान हैं उनकी तरफ से कि वो किसी सूरत इस्लामाबाद छोड़ के ना जाएं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये शंघाई ताउन तंजीम से पहले ही हुकूमत कोई आइनी तरमीम की कोशिश कर सकती है। ताहम मेरी जो इतलात ये हैं कि अब 2 दिन रह गए हैं, सैटरडे और संडे, क्योंकि मंडे से तो ये जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका इजलास शुरू हो जाएगा। इसलिए ये एक्सपेक्टेड यही है कि शायद शंघाई ताउन तंजीम के बाद कोई इस हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से, और जहाँ तक बात है कि नंबर्स के हवाले से, अगर नंबर्स हुकूमत के पास पूरे ना होते तो जो एक स्पेशल कमेटी खुर्शीद शाह की सरबराही में बनाई गई है वो हुकूमत ना बनाती। नंबर गेम का कभी मसला रहा ही नहीं है। मामला ये था कि जो एक कॉन्सेंसस डेवलप करना, उस पर पीपल्स पार्टी, JUIF, मुस्लिम लीग नून, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से तो पहले ही से ही तकरीबन उनके इन प्रिंसिपल वो एक दूसरे से रजामंदी या एग्रीमेंट है। बाकी चीज़ों के हवाले से जो है वो शायद वो स्पेशल कमेटी में तय कर लिया जाएगा। ताहम ये जो एक जो मुख्तलिफ जो ख़बरें कहें, अफवाहें कहें, वो गर्दिश कर रही हैं कि शायद हुकूमत कोशिश करेगी कि शंघाई ताउन तंजीम से पहले ही इसको मंजूर करा लिया जाए, ताकि आगे फिर 3-4 दिन जो शंघाई ताउन तंजीम की वजह से इस्लामाबाद का पूरा कंट्रोल फ़ौज के हाथ में होगा, तो कोई प्रोटेस्ट का भी कोई ख़तरा नहीं है। फिर जो अगर कोई जुडिशरी में चैलेंज करने के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि वो जुरिस्डिक्शन वाले मामले की बुनियाद के ऊपर चैलेंज नहीं हो सकता, ताहम फिर भी उसके बावजूद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर के ऊपर जजेस छुट्टियों पे होंगे, तो ये भी एक मामला स्ट्रेटिजिक एक वो है। बहरहाल इस पे जो मेरी इतलात हैं कि शायद ये हुकूमत शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद ही कोई इस पर जो है वो मंजूरी के लिए जाएगी इस पे, ताकि 2-3 दिन मज़ीद जो है वो इन सियासी जमातों को इसके ऊपर डिस्कशन के हवाले से भी टाइम मिल जाएगा। इस पे मज़ीद क्या होता है वो आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। एंड पे अगर मैं थोड़ा सा जिक्र कर लूँ कि जो पहली आइनी तरमीम का जो नाकामी है, मैंने कल अपने वीलॉग में भी बताया था कि हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली थी, तो उस पर फिर आज मैंने मुख्तलिफ अपने जो सोर्सेज हैं उनसे दोबारा जो है वो कुछ 1-2 कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने मेरे से रब्ता किया, और उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि ये हुकूमत की नाकामी नहीं थी, बल्कि इसको ये कह सकते हैं कि ये शायद कोई एक स्ट्रेटिजिक वो था, मूव था, और उसकी वजह यही थी कि जो साबिक DG ISI थे जनरल नदीम अंजुम, उनकी तरफ से भी ये कोशिश थी कि उनको कोई एक्सटेंशन दोबारा मिल जाए। अगर ये हुकूमत आइनी तरमीम लाती, और जो ये कहा जा रहा था कि जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ाने के हवाले से, तो फिर उनको भी एक्सटेंशन के हवाले से वो हो सकता था मामला, इसलिए ये मामले को फिर उसको फर्दर डिले कर दिया गया। अब वो 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं जनरल नदीम अंजुम। रिटायर तो वो 1 साल पहले ही हो गए थे, उनको जो एक्सटेंशन दी गई थी वो बाकायदा ख़त्म हो गई। अब नए जो DG ISI आ चुके हैं, तो बहरहाल ये इस वजह से भी एक जो मामला था कि वो उसको नहीं किया गया था, जो पहली अटैम्प्ट थी आइनी तरमीम के हवाले से, तो उसकी एक रीज़न यही थी। बहरहाल ये मैंने कहा ज़रा आपसे ये भी जो एक इन्फॉर्मेशन मुझे एक हुकूमत के एक किसी रुकन की तरफ से मिली है, तो उस पर मैंने कहा ज़रा आपके साथ वो शेयर कर दूँ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।